हेलो फ्रेंड्स, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। लेक्चर 9 में हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में पैरेलल कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग, हार्डवेयर का आर्किटेक्चर, उसके विषय में अब तक हम लोगों ने देखा। हम एक प्रोसेसर, अलग अलग प्रोसेसर लगा देंगे, पैरेलल कंप्यूटर लगा लेंगे या पैरेलल रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डिस्कशन हमारा अभी आज का जो डिस्कशन है वो हार्डवेयर पर है ही नहीं। आज के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। पैरेललिज्म का इफ़ेक्ट सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पर, डिज़ाइनिंग पर भी पड़ता है या नहीं। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले जरा डेफिनेशन देख लिया। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म मीन्स द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम सेगमेंट्स in parallel requires each segment to be independent of the other segment. We use dependence graph to describe the relations. डिपेंडेंसी ग्राफ आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़े होंगे और डिपेंडेंसी ग्राफ वहाँ पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ भी डिस्कशन करेंगे आगे के लेक्चर में। इसी में अगर टाइम मिलेगा तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डिपेंडेंसी ग्राफ की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि हम डिपेंडेंसी ग्राफ से ये इंश्योर हो सकें कि हमारा जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है वो कहीं दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट है तो हमको पैरेलल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो अलग अलग प्रोग्राम हों और दोनों के अलग अलग इंस्ट्रक्शन हों और किसी भी रिसोर्स को शेयर ना कर रहे हों, जबकि कंप्यूटर में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम तो सोच ही सकते हैं कि अगर हमारे पास दो प्रोग्राम हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों को इंडिपेंडेंटली दो प्रोसेसर से रन करने में या सिंगल पैरेलल कंप्यूटर में रन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो आसानी से आएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर टर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जो व्यवहारिक रिक्वायरमेंट है, जो फिजिबल प्रोग्रामिंग की बात है, तो उसमें तो हम ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम देखते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट तो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो किसी प्रोग्राम को हम कहाँ तक पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं या पूरी तरह एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको प्योरली सीरियल फैशन में ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनको पैरेलल किया ही नहीं जा सकता। और कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं, ऐसे भी स्टेटमेंट हैं जिनको आप पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसको जरा सा समझने के लिए सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंस कहने का मतलब हम जो प्रोग्राम में डेटा को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन में डिपेंडेंसी है या नहीं है। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग रिलेशनशिप स्टेटमेंट इंडिकेटेड बाय। ऑर्डरिंग रिलेशनशिप को हम जनरली ये 5 अलग अलग टर्म से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है फ्लो डिपेंडेंस। देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है जिसमें 4 स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट S1, लोड R1 फ्रॉम A, ऐड R1 R2, मूव R3 R1 और स्टोर R1 टू B। अब ये प्रोग्राम चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज का नहीं है, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हमने लिखा ताकि हम आसानी से समझ सकें। हम जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के कोड हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के काफ़ी करीब हैं, तो इन्हीं को समझने का प्रयास हम करेंगे। और ये कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है नहीं निमोनिक्स कोड का जिसको समझने में आपको दिक्कत हो। सीधे यहाँ पर देखेंगे कि R1 से मूव A टू R1, R1 प्लस R2, मूव R3 टू R1, इसको इस तरह से समझेंगे आप। मूव R1 टू रजिस्टर B। A और B जो है वो रजिस्टर है। रजिस्टर हमारे पास 2 हैं, पहला रजिस्टर A और दूसरा रजिस्टर B। जो CPU के अंदर है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे और समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्लो डिपेंडेंस। स्टेटमेंट S1 और S2 को अगर आप गौर से देखें तो A में जो भी वैल्यू होगा उसको हम R1 में मूव कर रहे हैं, रजिस्टर A टू R1। इसके बाद हम कर रहे हैं R1 और R2 का एडिशन। R2 में क्या वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम ऐड करना चाह रहे हैं।
अब फ्लो डिपेंडेंस का मतलब है कि यदि हम इस स्टेटमेंट को पैरेलल रन करने की कोशिश करें, सीक्वेंशियल में हमको कोई दिक्कत है सीरियल में कि पहले इसको हमने मूव कर लिया, फिर ऐड कर लिया, फिर R3 को R1 में मूव कर लिया और फिर R1 को B में मूव कर लिया। सीक्वेंशियल अगर रन कर रहे हैं तो हमें समस्या नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पैरेलल एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आएगी या क्या क्या हो सकता है। अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन में हम फ्लो डिपेंडेंस जब चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा फ्लो डिपेंडेंस S1 और S2 के बीच में है। अगर आप कहें तो ये S2 अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है। अगर R1 में जो भी वैल्यू होगा R1 से R2 को ऐड करना है तो हमको इस बात का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि R1 में कहीं से मूव होके डेटा आया है या नहीं आया है। लेकिन अगर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तब तो हमको डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये अपने आप में भी इंडिपेंडेंट है, R1 R2 को ऐड कर सकते हैं। और S3 S4 की अगर हम बात करें तो ये भी डिपेंडेंट है, R3 to R1 देन R1 to B। यहाँ पहले हमने मूव किया, मूव करने के बाद फिर उनको स्टोर किया B में। तो फ्लो डिपेंडेंसी ये देखने के लिए हम करते हैं अपने स्टेटमेंट में कि फ्लो का डायरेक्शन क्या है, और फ्लो जब हम चल रहा है तो उस फ्लो में कोई अंतर नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसी प्रोग्राम को सीरियल फैशन में रन करें और यदि हम इसको पैरेलल में रन करें तो अंतर नहीं आनी चाहिए एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में अगर अंतर आ गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो आपको रेसिंग कंडीशन वाली स्थिति आ जाएगी, सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगा प्रोग्राम में। असिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाने का मतलब है कि एरर जनरेट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं मिलेगा। तो जब प्रोग्राम का आउटपुट ही सही ना मिले अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन तो समस्या है। तो पैरेलल हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बात को इंश्योर करेंगे कि कभी भी ऐसी स्थिति ना आए कि S2 S1 से पहले एग्जीक्यूट हो जाए। जब हम वैल्यू A से R1 में मूव करेंगे उसके बाद ही एडिशन की बात हो रही है हमारे प्रोग्राम में। तो ऐसा नहीं हो कि S2 हमने दो अलग अलग एग्जीक्यूशन यूनिट में डाला, ये पहले ऐड हो गया और ये बाद में लोड हुआ। बाद में हो सकता है ये पहले का कुछ दूसरा ही वैल्यू हो जिसको हम ऐड कर दिए, जबकि एडिशन तो हमको A के वैल्यू को करना था। तो फ्लो डिपेंडेंस में ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इक्वेशन, जो कोई भी स्टेटमेंट अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और फॉलो कर रहा है एक दूसरे को, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि S2 फॉलो S1, S2 फॉलो इटसेल्फ एंड S4 फॉलो S1। तो ये जो फॉलो कर रहे हैं प्रोग्राम, इनको आपस में पैरेलल नहीं किया जा सकता। इन दोनों को तो सीरियल फैशन में ही आपको एग्जीक्यूट करना होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। अगर हमारा सीक्वेंस फिक्स है, फ्लो डिपेंडेंस है, तो उस फ्लो डिपेंडेंस को ध्यान में रख के ही हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी डिपेंडेंस। एंटी डिपेंडेंस में रीड आफ्टर राइट हैजार्ड की बात होती है, राइट आफ्टर रीड हैजार्ड की बात होती है, और इसको डिपेंडेंसी ग्राफ में हम इस तरह से दिखाते हैं, मतलब एरो को बीच में हम क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में अगर देखें तो S2 और S3 एंटी डिपेंडेंट है। एंटी डिपेंडेंट कहने का मतलब है कि R1 R2 का एडिशन और R3 को R1 में मूव करना। इस प्रोग्राम को इस स्टेटमेंट से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो वैल्यू है हम R3 को मूव करेंगे, लेकिन अगर सिक्वेंशियल है तब हम इस बात का ख्याल रखेंगे पहले काम कौन होगा। अदरवाइज ये ऐड हो रहा है, ये मूव हो रहा है वैल्यू, इसको बोलते हैं एंटी डिपेंडेंस। नेक्स्ट आउटपुट डिपेंडेंस। आउटपुट डिपेंडेंस को एक बात समझना पड़ेगा कि टू स्टेटमेंट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट वेरिएबल, मतलब यहां पर दो स्टेटमेंट अगर एक ही आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हों, जैसे आप यहां S1 और S3 की बात देखिए, R1 के वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं, A से मूव कर रहे हैं डेटा, और यहां R1 के वैल्यू को आप R3 से अफेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर R1 का जो भी वैल्यू होगा वो एक्चुअल में जब हम R1 R2 करेंगे
तो हमें ये पता होना चाहिए कि R1 में वैल्यू A को ऐड किया हमने या R3 के वैल्यू को ऐड किया। बात समझ में आ रही है? हमारे पास देखिए R1 में हम मूव कर रहे हैं A से R3 से। अब R3 से ये अगर पहले हो जाए तो R3 का वैल्यू R1 में मूव होगा, S2 फिर उसको ऐड कर देगा, या फिर A का वैल्यू अगर R1 में आए और फिर से हम स्टेटमेंट 2 को रन करें R1 प्लस R2, तो ऐसी स्थिति में A के वैल्यू को R2 से ऐड कर दिया। तो R2 के वैल्यू को आपने A से ऐड किया या R3 से ऐड किया, ये पता लगाना बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह के आउटपुट डिपेंडेंस को भी ध्यान में रखना होगा। आउटपुट डिपेंडेंस को जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बबल लगा देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर एरो के, और एरो S1 से S3 की तरफ मूव कर रहा है। कहने का ये सीधा मतलब है कि आपका आउटपुट डिपेंडेंस है S1 और S3 को इस तरह से आप रन करें कि एक ही साथ में प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब R1 के वैल्यू को आपको जहां भी मूव करना है पैरेलल में जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इस बात को इंश्योर करेंगे कि पहले आपको कौन सा काम करना है। नेक्स्ट होता है आईओ डिपेंडेंस। सम फाइल रेफरेंस बाय बोथ आईओ स्टेटमेंट। मतलब ये आईओ डिपेंडेंस का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई, मान लेते हैं रजिस्टर A है, यहीं पे हम देख लें, और इस A के वैल्यू को और B के वैल्यू को हम एक साथ किसी आउटपुट डिवाइस पर भेज देते हैं। अब इसमें अगर सीक्वेंस पता नहीं हो तो हमें ये पता लगाना बाद में मुश्किल हो जाएगा कि ये आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो रजिस्टर A का है आउटपुट या B का वैल्यू है। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी होगी हमको। मतलब जब भी आउटपुट को आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आपको एक क्लियर कट पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रजिस्टर A का आउटपुट है या रजिस्टर B के आउटपुट को हम भेज रहे हैं। ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो कि इन दो में से किसी भी डिवाइस का या रिसोर्स का आउटपुट आपको मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति नहीं है, आईओ डिपेंडेंस का भी ख्याल रखेंगे। और प्रोग्रामिंग में कुछ तो ऐसे अननोन डिपेंडेंस की बात होती है जो रन टाइम में ही पता किया जा सकता है। एक बात ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो ये प्रोग्राम स्टेटमेंट जो हमने लिखा है ये तो ठीक रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको सिक्वेंशियली रन करना है, हमको फाइनल क्या वैल्यू चाहिए। इस तरह की डिपेंडेंसी अगर बीच में ऑकर होती है तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन ज़रा सा विचार कीजिए, खास करके अगर हम बात करें तो रेफरेंस वेरिएबल की बात होती है, कई बार लूपिंग की बात होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है उस फ्लो को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो रन टाइम में डिसाइड होगा कि क्या कंडीशन होता है, ट्रू होता है तो अलग पाथ फॉलो करना है, फॉल्स होता है तो दूसरे पाथ को फॉलो करना है। जब हम रन टाइम से पहले ये बताने की स्थिति में ना हो कि हमारा मूवमेंट किधर होगा, तो उस डिपेंडेंस को तो डिफाइन भी नहीं किया जा सकता। तो जब उस तरह के वेरिएबल इज इन डायरेक्टली एड्रेस इटसेल्फ, कई बार फंक्शन में हम लोग बात करते हैं, फैक्टोरियल के प्रोग्राम को आप लोगों ने देखा होगा, उसे फंक्शन अपने आप को पॉइंट करता है। तो फंक्शन अगर अपने आप को पॉइंट कर रहा है तो ये डिसाइड करना बड़ा कठिन हो जाता है कि डिपेंडेंसी को किसकी किस पर है, या किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी फंक्शन का किस दूसरे फंक्शन पर डिपेंडेंस है। ये तो रन टाइम में पता किया जा सकता है। डजंट कंटेन लूप इंडेक्स वेरिएबल। अगर लूप इंडेक्स वेरिएबल हमने नहीं बनाया है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अगर हम लूपिंग में 1 to n वैल्यू दे दें तो n तो जो वैल्यू हम डिफाइन करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि n का वैल्यू क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि n इनफाइनाइट चला जाए। 1 to n हमने डिफाइन कर दिया और फॉर लूप में n इक्वल टू i प्लस 1 अप टू n। तो ये जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक लूप इंडेक्स वेरिएबल का होना जरूरी है। जब तक कंफर्म नहीं होगा हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम कहाँ तक मूव करेगा, कैसे मूव करेगा।
अब नेक्स्ट होता है सबस्क्रिप्ट इज नॉन लीनियर इन ए लूप। कई बार ऐसी स्थिति आती है, लीनियर मूवमेंट तो हम जानते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस, आई इक्वल टू आई प्लस 1 या आई माइनस माइनस, मतलब लीनियरली इंक्रीमेंट या लीनियरली डिक्रीमेंट की बात हो रही है। लेकिन यदि हमको ये नॉन लीनियर वैल्यू आ जाए, एक्सपोनेंशियल अगर चेंज होने लगे, अगर हम वैल्यू चेंज कर दे 2 टू पावर n एंड द वैल्यू ऑफ n इज 1 टू n, 1 टू 100, 1 टू 200, तो 2 टू पावर n तो नॉन लीनियर लूप में चला जाएगा। अब उस लूप में क्या स्थिति आएगी, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, किस वैल्यू के अगेंस्ट हम अपने प्रोग्राम को इंक्रीमेंट करना चाहेंगे, किस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, ये हमें नहीं पता होगा। तो खास करके अगर हम फंक्शन को इटसेल्फ एक्सेस करना चाहें या लूप इंडेक्स वेरिएबल को डिफाइन ना करें या फिर नॉन लीनियर लूप की बात करें, मतलब पैरेलल डेवलपमेंट में हमको रिकर्सिव फंक्शन से बचना है, रिकर्सन से बचने की कोशिश करनी है। लीनियर मूवमेंट हो तो अच्छी बात है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो रिकर्सन के थ्रू आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन रिकर्सन में एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में आप लोग पढ़ेंगे कि कितना अधिक समय लगता है, कितना मुश्किल होती है रिकर्सिव नेचर को मैनेज करने में। तो इस तरह की स्थिति को हम लोग अननोन डिपेंडेंस की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब डेटा की डिपेंडेंसी, फ्लो डिपेंडेंसी भी चेक करना होगा, एंटी डिपेंडेंस भी चेक करना होगा, आउटपुट डिपेंडेंस चेक करना होगा, आईओ डिपेंडेंस चेक करना होगा, और अननोन डिपेंडेंस में ये सारे वेरिएबल जिनको पता ही नहीं किया जा सकता है, ये तो डिटरमाइन ही नहीं होंगे। तो हमको हमारे प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है क्या वो पैरेलल किया जा सकता है, पहली बात। या कई बार स्थिति आती है कि इस प्रोग्राम के 50% पार्ट को हम पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 50% पार्ट को नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लें, मान लेते हैं हमने वैल्यू लिया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू a प्लस b। अब जरा देखिए, c का डिपेंडेंस a और b पर है, लेकिन a और b का आपस में तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो तो सेपरेट प्रोसेसर से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन c को आप तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब a और b का एग्जीक्यूशन हो जाए, ऑर्डर फिक्स है। a और b के वैल्यू को बिना पता लगाए हम c तक मूव नहीं कर सकते, और c निश्चित रूप से a और b पर डिपेंडेंट है। इन दोनों, मान लेते हैं दोनों को अलग अलग प्रोसेस से एग्जीक्यूट किए, प्रोसेस P1 और P2 को हमने दे दिया, तो c की डिपेंडेंसी तो P1 P2 दोनों प्रोसेसर पर है। और जब तक दोनों ही प्रोसेसर का आउटपुट नहीं मिल जाए तब तक c को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब बिना आउटपुट मिले हुए एग्जीक्यूट कर देंगे तो क्या होगा, आप अपने आप सोच सकते हैं, इसमें तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रोग्राम के लेवल पर हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग जो कंस्ट्रक्ट है, जो प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर हमने डिज़ाइन किया है, इसमें किस लेवल की पैरेललिज्म हम कर सकते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना है तो प्रोग्राम को पैरेलल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके इंस्ट्रक्शन को लिखना होगा, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। जो सीरियल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें तो हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, कितना वो प्रोसेस जनरेट हो, हमारा तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होगी। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में हो सकता है इन चारों को 4 प्रोसेस से हम एग्जीक्यूट कर दें, और चारों प्रोसेस में रेस कंडीशन की बात हो गई, कोई प्रोसेसर आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया, तो फिर फ्लिप फ्लॉप वाली कंडीशन आ जाएगी। 4 बार एग्जीक्यूट करेंगे, चारों बार 4 तरह के रिजल्ट मिल जाएंगे। अब हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारा रिजल्ट सही कौन सा है। तो डिपेंडेंस ग्राफ जब भी बनाएंगे तो इस बात का ध्यान में रखेंगे, और डिपेंडेंसी ग्राफ के आधार पर जनरली ये तीनों फिगर को आप याद रखेंगे। इसी आधार पर सबसे पहले हम डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम को देख करके डिपेंडेंसी ग्राफ बनानी पड़ेगी आपको।
डिपेंडेंसी ग्राफ जब बनाने की बात होगी तो ज़रा सा हम रब करके आपको बना के दिखाते हैं इसी प्रॉब्लम का। अब यहाँ पर स्टेटमेंट को हम इस तरह से दिखाएंगे, अलग अलग नोड से दिखा दें। मान लेते हैं 4 नोड हमने बना लिया और इन चारों नोड का हम नामकरण भी कर दें, S1, S2, S3, S4। तो S1, S2 की डेटा डिपेंडेंसी फ्लो डिपेंडेंसी तो डायरेक्ट है, तो आप इस तरह से दिखाएंगे। S2 इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है, इसको इस तरह से दिखाएंगे। S3, S4 ये भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसको ऐसे दिखाएंगे। और S2 और S3 ये जो है ये एंटी डिपेंडेंट है। S2 और S3 की बात करें तो ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। आप इंडिपेंडेंट रन कर सकते हैं और वैल्यू, अब अगर आपको सीक्वेंशियल में देखना होगा तो आप पहले और बाद का ऑर्डर फिक्स कर सकते हैं। एंटी डिपेंडेंट है, ये दोनों अलग अलग रन कर सकते हैं। और अगर S1 A के वैल्यू को R1 में डाल रहे हैं और S3 में R3 के वैल्यू को आप डाल रहे हैं, तो S1 और S3 आउटपुट डिपेंडेंट है। अब आउटपुट डिपेंडेंट में ये कहता है कि दोनों ही एक ही वेरिएबल्स पर इनपुट आ रहे हैं, 2 इनपुट अलग अलग आ रहे हैं, तो इस रजिस्टर R1 की वैल्यू क्या होगी, ये इसके आउटपुट में जो पहले फास्ट होगा उसका आउटपुट पहुंचेगा एग्जीक्यूशन में। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे, यही है डिपेंडेंसी ग्राफ। अब डिपेंडेंसी ग्राफ के आधार पर हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस स्टेटमेंट को हम इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं और किसको इंडिपेंडेंटली नहीं रन कर सकते हैं। अगर S1 और S2 की बात है तो S1 S2 को निश्चित रूप से हम S1 के बाद S2 को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, S3 को S4 के बाद करेंगे। तो पैरेललिज्म में भी ये इंश्योर हो गया कि पहले हम इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो यहाँ B के आउटपुट में कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है, हमको हमेशा ही R3 की वैल्यू ही मिलेगी। तो ये हमारा डिपेंडेंस ग्राफ है। तो इस तरह से जब भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, पैरेललिज्म को अगर देखना हो कंडीशन, तो डेटा डिपेंडेंस में हमको ये देखना होता है कि डेटा का मूवमेंट एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाने में वो किस आधार पर डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है। राइट आफ्टर रीड, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट, ये सब कंडीशन है। इनका डिटेल लेक्चर नोट भी हम आपको भेजेंगे, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है और इस बात को अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे तभी पैरेललिज्म का कोई मतलब बनता है। अदरवाइज आप हार्डवेयर में बहुत बड़ा सिस्टम ले लिए, आपके पास प्रोग्राम ही नहीं है पैरेललिज्म मोड में रन करने के लिए, तो उस अगर प्रोग्राम फाइनली सीक्वेंशियल ही रन करेगा तो फिर हार्डवेयर एस्टेब्लिश करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, तभी प्रोग्राम ऑप्टिमम रिजल्ट देगा, तभी आप फास्ट प्रोसेसिंग कर पाएंगे। और फास्ट प्रोसेसिंग में ये पहला कंडीशन था डेटा डिपेंडेंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल डिपेंडेंसी के बारे में, रिसोर्स डिपेंडेंसी के बारे में, क्योंकि रिसोर्स, कंट्रोल, डेटा सबके विषय में जब डिटेल आइडिया होगा तभी हम पैरेललिज्म को ठीक से समझ पाएंगे और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।